हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में मैं नीलिट ओ लेवल कोर्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण भाग लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये भाग 4 है और इसका विषय है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स या ओ लेवल का फर्स्ट पेपर होता है, जिसे M1 R5 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज हम लोग इस विषय पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और ओ लेवल की तैयारी करते हैं, मेरे चैनल पे जाके ओ लेवल से संबंधित और भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2016 में आ चुका है। ये दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि बेस 10 संख्या कहलाती है। ऑप्शन ए है ऑक्टल सिस्टम, ऑप्शन बी है हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑप्शन सी है डेसिमल सिस्टम और ऑप्शन डी कह रहा है बाइनरी नंबरिंग सिस्टम। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्रश्न 1 का राइट आंसर जानते हैं। इसके बाद इस प्रश्न की व्याख्या भी देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डेसिमल सिस्टम। जिसका दोस्तों बेस 10 होता है उसे डेसिमल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं कुछ प्रश्न 1 की। दोस्तों, प्रश्न 1 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो भी व्याख्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। एक एक बिंदु दोस्तों आप लोग इसको रट लीजिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों कह रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वह कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि 0-1 समझता है। अर्थात हम जो भी शब्द या अक्षर के रूप में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसे बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि 0-1 में परिवर्तित करता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को कुछ भी प्रदान करते हैं, यानी कि दोस्तों जो भी इनपुट हम देते हैं वो हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को देते हैं। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर जो होता है उसे बाइनरी नंबर यानी कि दोस्तों 0-1 में परिवर्तित करता है। इसके बाद दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। कंप्यूटर के परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जहां 1 का मतलब स्विच ऑन और 0 का मतलब स्विच ऑफ होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक अर्थात 0-1 होता है। दोस्तों, ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब कभी पूछे एग्ज़ाम में कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2। अब दोस्तों हम लोग डेसिमल सिस्टम को समझ लेते हैं। इसे दशमलव संख्या प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 0 से 9 तक के 10 अंक होते हैं। इस प्रणाली में अंकों को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हेक्साडेसिमल, इसे भी समझ लेते हैं। हेक्साडेसिमल में कुल 16 अंक होते हैं और इसे दोस्तों 0 से 9 तक तथा A से F तक कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों जब बाइनरी की बात होगी तो 2 अंक, डेसिमल की बात होगी तो 10 अंक और जब दोस्तों हेक्साडेसिमल की बात होगी तो 16 अंक होते हैं। ये थी दोस्तों प्रश्न 1 की कुछ व्याख्या। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न 2 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये जो दोस्तों प्रश्न है इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था ओ लेवल का जुलाई में यानी कि 2016 में, उसमें ये प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन ए कह रहा है FTP, ऑप्शन बी कह रहा है SMTP, ऑप्शन सी कह रहा है टेलनेट, ऑप्शन डी कह रहा है SNMP। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो विभिन्न होस्टों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है। उसके बाद दोस्तों इस प्रश्न की हम लोग व्याख्या भी देखेंगे।
जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि SMTP जो होता है वह विभिन्न होस्टों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है। ये थी दोस्तों प्रश्न 2 की कुछ व्याख्या। चलिए दोस्तों, अब कुछ इसकी व्याख्या, यानी कि दोस्तों हम लोग SMTP को कुछ सही ढंग से समझ लेते हैं। यानी कि दोस्तों SMTP होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और भी अन्य चीज़ें। दोस्तों प्रश्न 2 की कुछ व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, SMTP को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसको दोस्तों आज हम लोग समझ लेंगे कि क्या होता है SMTP। ये दोस्तों कह रहा है कि SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, SMTP का पूरा नाम क्या होता है। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। SMTP एक TCP/IP प्रोटोकॉल होता है जो यह निर्दिष्ट करता है कि किस प्रकार कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स मेलों का आदान प्रदान करते हैं। यह पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP के साथ कार्य करता है। इसके बाद दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। SMTP का प्रयोग क्लाइंट के मध्यस्थ होस्ट को सीधे ही मेल अपलोड करने के लिए किया जाता है। ये थी दोस्तों प्रश्न 2 की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है बोल्ड, ऑप्शन बी कह रहा है इटैलिक, ऑप्शन सी कह रहा है रेगुलर और ऑप्शन डी कह रहा है स्ट्राइक। दोस्तों ये जो प्रश्न 3 है इससे पहले O लेवल जुलाई 2016 में आ चुका है। चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं, फिर थोड़ी इसकी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्ट्राइक जो होता है दोस्तों वो फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है, बल्कि बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर दोस्तों ये जो होते हैं वो फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही कुछ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये कह रहा है दोस्तों कि बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आदि फॉन्ट स्टाइल होते हैं, जबकि स्ट्राइक फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है। दोस्तों फॉन्ट होता क्या है ये भी आप लोग समझ लीजिए। फॉन्ट के माध्यम से दोस्तों हम लोग टेक्स्ट को लिखते हैं। जैसे दोस्तों हिंदी फॉन्ट भी होता है, उर्दू फॉन्ट भी होता है, इंग्लिश फॉन्ट भी होता है, यानी कि दोस्तों जितने भी लैंग्वेज होते हैं उनका फॉन्ट होता है। ये थी दोस्तों प्रश्न 3 की कुछ व्याख्या। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 को देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, और ये भी प्रश्न दोस्तों इससे पहले UPSI जुलाई 2016 यानी कि दोस्तों O लेवल जुलाई 2016 में आ चुका है। दोस्तों ये प्रश्न चौथा जो है O लेवल जुलाई 2016 में आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि मशीन कोड में असेंबली लैंग्वेज में लिखा एक ट्रांसलेशन प्रोग्राम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि दोस्तों आपको ये पहचानना है कि वह प्रोग्राम कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है कंपाइलर, ऑप्शन बी कह रहा है असेंबलर, ऑप्शन सी कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम और दोस्तों ऑप्शन डी कह रहा है एडिटर। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रश्न 4 का राइट आंसर क्या होगा, उसके बाद इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि असेंबलर। चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न 4 की व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इसकी जो व्याख्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इसकी व्याख्या में हम लोग असेंबलर को समझेंगे कि असेंबलर होता क्या है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने असेंबली लैंग्वेज का निर्माण किया जिससे कि प्रोग्राम को आसानी से लिखा और समझा जा सके। असेंबली लैंग्वेज में अक्षर
सिंबल्स, नंबर का उपयोग किया जाता है जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सके। असेंबली लैंग्वेज की कुछ मशीनी भाषा की तरह होता है। जी हाँ दोस्तों, असेंबली जो लैंग्वेज होती है वह कुछ मशीनी भाषा की तरह होता है। यह एक हाई लेवल लैंग्वेज और मशीनी भाषा की बीच की भाषा होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप लोग याद रखिएगा कि असेंबलर जो होता है दोस्तों वो एक हाई लेवल लैंग्वेज और मशीनी भाषा की बीच की भाषा होती है। असेंबलर का काम एक ट्रांसलेटर की तरह होता है। जी हाँ दोस्तों, असेंबलर जो होता है एक ट्रांसलेटर होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये थी दोस्तों प्रश्न 4 की कुछ व्याख्या। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है जॉन वॉन न्यूमन, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी कह रहा है ब्लेज पास्कल और दोस्तों ऑप्शन डी कह रहा है गॉर्डन मूर। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो हैं चार्ल्स बेबेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि दोस्तों फर्स्ट पेपर यानी कि जो ओ लेवल का फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फटाफट दोस्तों वन लाइनर के रूप में कुछ अन्य प्रश्न भी देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग की स्क्रीन पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। दोस्तों ये जो 5 प्रश्न दिख रहे हैं ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। जैसे दोस्तों प्रश्न पहला कह रहा है कि मुख्य कंप्यूटर चिप जो स्पीड और कंप्यूटर को क्षमता प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 2 कह रहा है कि एक से अधिक मीडिया जैसे इमेज, साउंड, वीडियो और टेक्स्ट आदि द्वारा तत्वों के उपयोग से असेंबल करने का एकल कार्य है, तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा मल्टीमीडिया। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 3 कह रहा है कि सॉफ्टवेयर जो मूलभूत निम्न स्तर हार्डवेयर ऑपरेशन और फाइल मैनेजमेंट पर नियंत्रण करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 4 कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में कुछ अतिरिक्त या जोड़े गए उपकरण जैसे मॉडेम, माउस आदि हैं, तो उसे कहा जाता है दोस्तों पेरिफेरल। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 5 कह रहा है कि वोलेटाइल मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे उपयोग की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है सभी, यानी कि दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 जो भी ये प्रश्न है आने वाले दोस्तों ओ लेवल के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये थे दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पे हम लोग विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ चर्चा किए। दोस्तों ये जो 5 प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। जो मेरे दोस्त ओ लेवल की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं दोस्तों इस चैनल के माध्यम से ओ लेवल की तैयारी निःशुल्क कराता हूँ, जिससे दोस्तों आपको परीक्षा में बहुत ही फ़ायदा होगा। यदि दोस्तों इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो मुझसे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।